हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विद केस लॉज एंड इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल 51A में जो है वो हमें डिफाइन करी गई हैं, बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि हमारी इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाली पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये एमसीक्यू सीरीज के कुछ एक सेशन है जो कि हुए हैं, यदि आपने नहीं देखे होंगे, देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ भी एक प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है। बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो कि दिया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, डीपीएसपी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सबसे पहले याद रखना है, ये बॉर्डर की गई है कहां से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या होती है? पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती है जो कि स्टेट को दी जाती है कि आप जो है वो अपने स्टेट के बेनिफिट के लिए, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए और बेटरमेंट के लिए और इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए क्या करो? पॉलिसीज बनाओ। ठीक है, पॉलिसी बनाने के लिए गाइडलाइन दी जाती है स्टेट को, एक डायरेक्शन दी जाती है स्टेट को। और इसके अलावा जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो नहीं, किसी भी कोर्ट में जो है वो इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, जब हमने फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 32 में बोला गया है कि यदि आपकी किसी भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आप आर्टिकल 32 में जाके सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 में जाके हाई कोर्ट में अपना राइट को इन्फोर्सेबल करवा सकते हो। ठीक है, और रिट जो है वो फाइल करके। ठीक है, वैसे ही हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? एक पॉलिसी है जो कि बोला जाता है, एक सिटीजन वो बोला जाता है स्टेट को, ये स्टेट की ड्यूटी है। ठीक है, ये डायरेक्शन दी जाती है स्टेट को कि आप क्या करो फॉर द बेटरमेंट और सिटीजन और सोसाइटी और ऑल सिटीजन और ऑल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए जो है वो आप पॉलिसी बनाओ। ठीक है, और बोले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेक एक ऑब्लिगेशन है किसकी? स्टेट की। गुड पॉलिसीज बनाओ ताकि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो सके और ताकि डेवलप हो सके सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उन सिटीजन की डेवलप हो सके। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव्स क्या है? तो सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर, सोशल ऑर्डर जो कि बेस्ड है किस पर? जस्टिस पर। ठीक है, ये दो क्लासिफिकेशन करी गई है। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में बोला गया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है सोशल ऑर्डर जो कि बेस्ड है किस पर? जस्टिस पर। ठीक है, इसमें बोला है कि न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के बारे में यहां पर बात करी गई है। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में कहा गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? स्टेट की, कि वो वर्क करेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए जो है वो वर्क करेगा। सोशल ऑर्डर में इंक्लूड किया गया है और लॉ को और साथ ही साथ ऑर्डर को, और इसमें इंक्लूड किया गया है पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को भी। ठीक है, कि सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा भी इसमें जो है वो शामिल की है। दैट्स वाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो मेंटेन करेगा पीस, पब्लिक सेफ्टी और आपका पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये एक लीगल ड्यूटी है किसकी? स्टेट की, एज वेल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ताकि मेंटेन करना है क्या? सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन। किसको करना पड़ेगा? स्टेट को करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी बताई गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। जब हम बात करें आर्टिकल 39 की, ठीक है, जहां पर बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो कि फॉलोड की जाती है बाय द स्टेट, क्यों? सिक्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। ठीक है, कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए जो है राज्य के द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के सिद्धांत। आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप फॉलो करो कुछ एक प्रिंसिपल। ठीक है, और आप उन प्रिंसिपल को फॉलो करते समय जो है वो आप क्या करोगे? ऐसी पॉलिसीज बनाओगे। ठीक है, जैसे कि मैन एंड वुमेन जो है वो उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वल राइट होगा, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए, मतलब इक्वल राइट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा। ठीक है, वो भी हमारे इस आर्टिकल में दिया गया। यहां पर बोला है इसमें जो है वो आप ऐसी पॉलिसी बना सकते हो, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली गई है कि आप जो है वो पॉलिसी बनाओ। ठीक है, मैन एंड वुमेन के लिए। ठीक है, जिनको की इक्वल राइट हो अपनी आजीविका कमाने का। ठीक है, और बोले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल टू द कॉमन पीपल। ठीक है, कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों के सामग्री के स्वामित्व और नियंत्रण को जो है वो विकृत करे।
विस्तृत करेगा, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इस बेसिस पर कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, इस बेस पर वो जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। इट मीन्स कि मैन एंड वुमेन दोनों को ही इक्वल राइट और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाएगा। आर्टिकल 39 में यही भी बोला गया है। इसके अलावा ये बोला गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करेगा हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन को और वर्कर को, जो भी श्रमिक हैं, जो कि काम करने वाले हैं, जो कि बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को इंश्योर करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि उनकी हेल्थ के लिए फॉर द बेटरमेंट और उनकी हेल्थ के लिए क्या कुछ फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है उनको या नहीं दी जा रही है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी में ऑल्सो कवर किया गया है मटेरियल रिसोर्सेज, बोला फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की। आर्टिकल 39 बी में ये भी बोला गया है, इसमें भौतिक साधन भी जो है शामिल किए गए कि डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के पर्पज के लिए क्या घरों का निर्माण हो रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, जैसे कि रोड हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, ब्रिज हो गए, आपकी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। यहां पर बोला कि डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी स्टेट की, लाइक रोड बनाना है, कोई प्ले ग्राउंड बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, पब्लिक हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए जो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है किसी पर्सन की प्राइवेट लैंड को भी, ठीक है। बट ये है कि गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं लेती, उसके लिए भी पूरा कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी दिया गया आर्टिकल 39 बी में। फिर है आपका सोशल सिक्योरिटी चार्टर, ठीक है। हमने क्या देख लिया आपका, फर्स्ट हमने देखा सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर, ठीक है। अब आता है सोशल सिक्योरिटी चार्टर, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, की इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, फ्री लीगल एड दी जाएगी उन लोगों को जो कि बैकवर्ड है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लासेस है। आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है वो कहा गया है कि ये ड्यूटी बनती है किसकी, स्टेट की, कि वो प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल एड सभी सिटीजन ऑफ कंट्री को, ठीक है। साथ ही साथ बोला है ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो प्रोविजन बनाएगा, ठीक है, कि स्टेट जो है वो प्रोविजन बनाए और स्कीम जो है वो रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, फ्री लीगल एड, जो कि 100 इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो बेनिफिट ले सकें इस फ्री लीगल एड का, जिसको भी कानूनी सहायता चाहिए होगी वो फ्री जो है वो इस स्कीम का जो बेनिफिट ले सकता है। लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये जो है हमारे आर्टिकल 21 के अंदर से आता है, ठीक है। और इवन ऑल प्रिजनर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं इस राइट को, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की। तो आर्टिकल 40 में दिया गया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बात करता है पंचायती राज सिस्टम की। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है स्टेट की कि वो नेसेसरी स्टेप ले फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज, कि पंचायती राज की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कुछ एक नेसेसरी स्टेप ले, ठीक है। पंचायती राज आपने देखा होगा कि हमारा आपके आसपास भी अब बहुत अच्छे से जानते होंगे पंचायती राज किस तरह से काम करता है। तो ये क्या है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक सबसे ओल्डेस्ट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक सबसे ग्राउंड जो है वो पिलर माना जाता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। एक पंचायती राज इनमें इलेक्शन होते हैं ग्रास रूट लेवल पर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ पंचायती राज जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, ठीक है। मतलब हर एक पर्सन को राइट होता है कि वो वोट कास्ट करेगा और उसी जो है वो ईवीएम के माध्यम से ही जो है वो उनको चुना जाता है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंसर्ट किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1973 में। और राजस्थान जो है वो एक ऐसा फर्स्ट स्टेट बना था जिसने सबसे पहले अडॉप्ट किया था पंचायती राज सिस्टम को। और इलेक्शन ऑफ पंचायती राज सिस्टम जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, ठीक है, कमीशन के द्वारा। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रोवाइड करता है फंड, ठीक है, ताकि बेटरमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम जो है हो सके, ताकि अच्छे तरीके से बेहतरी से जो है वो काम हो सके पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। और इसके अलावा बोले पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंसर्ट किया गया है आपके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है, 1973 की है, ठीक है। और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय कमेटी, ठीक है, द पंचायती राज सिस्टम जो है उसको 3 टायर में जो है वो बताया गया है। सबसे पहले होगी विलेज पंचायत जिसमें सरपंच पंच होंगे, पंचायत समिति जैसे कि बीडीसी हो जाते हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं, जिला परिषद होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब काम करते हैं, ठीक है।
और फिर है आपका आर्टिकल 41 में बोला है राइट है वर्क का, एजुकेशन का, पब्लिक असिस्टेंट इन द सर्टेन केसेस। ठीक है, कुछ मामलों में आपको काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का जो है अधिकार है। आर्टिकल 41 में बोला गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, और टू प्रोवाइड करेगा हेल्प जो इन लोग, ऐसे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड है, ऐसे लोग जो कि बेरोजगार हैं, ऐसे जो ओल्ड पर्सन है, ओल्ड एज पीपल हैं, जो कि अपनी देखभाल खुद नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी जो है वो कुछ एक नेसेसरी स्टेप जो है वो स्टेट के द्वारा लिए जाएंगे। आप देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि अभी अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि बेरोजगार हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाते हैं। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन को हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास ओल्ड एज पर्सन जितनी भी जो है, जिनकी एज 60 से अबव हो चुकी है, उनको ओल्ड एज पेंशन मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से नेसेसरी स्टेप जो है स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं। आर्टिकल 42 में कहा है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करेगी। आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को कि डेवलप द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एंड प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 42 में ये कहा गया है कि राज्य को मनुष्य की स्थिति को विकसित और मैटरनिटी रिलीफ जो है वो प्रदान करने का यहाँ पर निर्देशन दिया गया है। आर्टिकल 43 में रेफर किया गया है लिविंग वेजेस को, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर। ठीक है, कि जीवित मजदूरी को यहाँ पर संदर्भित किया गया है। इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, स्टेट की, कि वो प्रोविजन बनाए रिगार्डिंग द वेजेस ऑफ वर्कर। ठीक है, कि रिगार्डिंग द वेजेस ऑफ वर्कर, जो भी मजदूर हैं उनके काम से रिलेटेड उनकी वेजेस, उनकी जो दिन की मजदूरी है उससे रिलेटेड जो है वो प्रोविजन बनाए। ठीक है, टाइम टू टाइम जो है उसको जो है उसमें अपडेट किया जाए। ठीक है, और ताकि वो एक मजदूर जो है वो अपने आप को मेंटेन कर सके और अपनी फैमिली की जो भी बेसिक नीड्स हैं, लाइक क्लॉथ हो गया, फूड हो गया, शेल्टर है, वो अच्छे से उसका चल सके। ठीक है, आप देखेंगे कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो जो मिस्त्री एंड मजदूर जिसे हम कहते हैं, जो कि घर बनाने के लिए मजदूरी का काम करते हैं, वर्कर, तो उनको कितनी पेमेंट दी जाती थी, एक दिन का उनको हार्डली 200 या 300 रुपया दिया जाता था। लेकिन आजकल की बात करें तो हम कम से कम भी मिनिमम से मिनिमम 500 तो जरूर दिए जाते हैं एक वर्कर को भी। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से प्रोविजन बनाती है ताकि जो भी वर्कर हैं वो अपने आप कम से कम इतना तो कमा सकें कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जैसे क्लोथ हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा आर्टिकल 43A में बोला गया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, बताया गया है, टॉक्स अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें पार्टिसिपेशन, जो है श्रमिकों की भागीदारी के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल 43A से थ्रू द लेजिस्लेशन, ठीक है, कि विधान के लॉ के माध्यम से, लेजिस्लेशन के माध्यम से स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिक्योर करे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर को। ठीक है, कि कामगारों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। आर्टिकल 45 में बोला है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जो कि बिलो द 6 ईयर है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 में ये बोला गया है स्टेट प्रोविजन बनाए विद रिगार्डिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21A में भी दिया गया है, राइट टू एजुकेशन है, जहां पर भी ये बोला गया है कि राइट है आपको एजुकेशन लेने का। ऐसे बच्चे जो कि 6 से लेकर 14 ईयर हैं तो उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, और इसमें इंक्लूड किया गया है प्राइमरी एजुकेशन को। ठीक है, और इसका रीजन क्या है कि फ्री एंड एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, ताकि इलिटरेसी को जो है समाप्त किया जा सके। इस और आर्टिकल 45 बात करता है कि ऐसे बच्चे जो कि छोटे हैं, 6 ईयर से कम है, तो उनको भी न्यूट्रिशन दिए जाएंगे, चाइल्डहुड केयर दी जाएगी। आप देखते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी वगैरह में तो उन छोटे बच्चों को जो है वो राशन मिलता है, प्रॉपर दालें मिलती हैं, और भी बहुत कुछ जो है वो मिलता है। और जब वो स्कूल, मतलब जब उनकी 6 से लेकर 14 ईयर की एज तक जो है वो स्कूल जा सकते हैं, स्कूल में भी उनको खाना मिलता है, मिड डे मील योजना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उनको खाना भी मिलता है, उनको प्रॉपर ड्रेस भी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हमारे आर्टिकल 45 में भी यही बात कही गई है, आर्टिकल 21A में भी यही बात करी गई है, राइट टू एजुकेशन की, और एजुकेशन से रिगार्डिंग प्रोविजन दिया गया। एक केस है इन द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये एपेक्स कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया था कि राइट टू एजुकेशन जो है अप टू द राइट
अप टू द एज ऑफ 14 ईयर इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, कि ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है वो 14 वर्ष की है उनको जो है वो राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। और ये बोला गया था कि आर्टिकल 21 के दायरे में आएगा जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि क्या है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है, ठीक है। ये हमारा राइट टू एजुकेशन जब हमने उसके बाद ही इंसर्ट किया था आर्टिकल 21A, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी और उसके कारण जो है वो आपके आर्टिकल 45 को भी यहाँ पर इंसर्ट किया गया, ठीक है। और जो कि ये कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और वहां पर आर्टिकल 21 में सिर्फ राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात करी गई, और आर्टिकल 45 में बोला गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रोवाइड करेगा चाइल्डहुड केयर और फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जिनकी एज कितनी है 6 ईयर, ठीक है, कि 6 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को बचपन में ही देखभाल की मुफ्त शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी में जो है वो बच्चों को फ्री जो फूड भी दिया जाता है, साथ ही साथ जो है वो उनको एजुकेशन भी दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 46 में बोला गया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है पावर स्टेट को टू डू अ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन, कि ये स्टेट जो है वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की यहाँ पर शक्ति दी है इसको स्टेट को। ये भी बोला गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा देम फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस फ्रॉम सोसाइटी, कि वो जो है वो ये जिम्मेवारी दी गई है स्टेट की कि वो समाज के किसी भी प्रकार के शोषण और अन्याय को बचाने, न्याय से बचाने के लिए जो यहाँ पर उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की दी गई ताकि किसी भी तरह से लोग, सोसाइटी जो है ये इनजस्टिस ना कर सके, लोगों को हाँ एक्सप्लॉयटेशन लोगों के साथ ना हो सके, शोषण ना किया जाए उन्हें, ठीक है, गरीब लोगों का भी। फिर आर्टिकल 47 बात करता है ड्यूटी है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। आर्टिकल 47 में बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि वो इम्प्रूव करे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और मेंटेन किया जा सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इट ऑल्सो मेक एन ऑब्लिगेशन, ये ऑल्सो मेक ऑब्लिगेशन है स्टेट की कि वो इम्प्रूव करे, ठीक है, कंडीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ को, कि पब्लिक हेल्थ अच्छे से जो है वो मतलब जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो सुधार करने के लिए सुधर सके, इसलिए जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये भी बोला गया है कि स्टेट हैज अ पावर, स्टेट के पास पावर है कि वो प्रोहिबिट करे ऑल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को और ड्रग को जो कि इंजरियस है हेल्थ के लिए और मेडिकल पर्पस, और एक्सेप्ट मेडिकल पर्पस के अलावा जो भी आप इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हैं, ड्रग्स हैं जो कि लोग यूज कर रहे हैं जिसके कारण भी हेल्थ जो है वो खराब हो रही है, तो यहाँ स्टेट की ड्यूटी बताई गई है, स्टेट की पावर बताई गई है कि स्टेट जो है वो उसको प्रोहिबिट कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 44 की बात करते हैं, कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर जिसमें बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट में ये कहा गया है कि स्टेट दैट इट इज अ ड्यूटी है स्टेट की वो सिक्योर करेगी फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, कि वो पूरे भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में जो है नागरिकों के लिए एक सामान्य नागरिक संहिता जो है सुरक्षित करेंगी। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, एक ऐसा लॉ जो कि जिसमें जो है वो सारे के सारे पर्सनल लॉ जिसमें डिफरेंट, जैसे कि आप एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे इंडिया में हम बात करें तो हिंदू जो है वो अपने हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग शादी करते हैं, उनको मेंटेनेंस अपने रिलीजन अपने पर्सनल लॉज के तहत मिलती है। मुस्लिम में उनका अपना सिस्टम है। तो यहाँ पर बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है कि हम एक ऐसा लॉ बनाए जो कि ऑल पर्सनल लॉ, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के हैं, ठीक है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सिंगल लॉ होना चाहिए सभी लोगों के लिए, कोई भी पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट करंटली हम इंडिया में बात करें तो ईच रिलीजन का अपना अपना सेपरेट लॉ है, हिंदू लॉ हम पढ़ते हैं, मुस्लिम लॉ हम पढ़ते हैं, ठीक है, और हर कोई जो है वो फॉलो कर रहा है अपने पर्सनल लॉ को। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। शाह बानो केस
के बारे में, ठीक है। तो अब देखो कि हर एक केस का ना अपना एक मतलब अपनी एक साइड होती है। जैसे कि हम अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो हम उस बेसिस पर उसको ध्यान में रखते हुए इन केसेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ये इशू उठा था यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग, ठीक है, इस केस में, शाहबानो केस में। इस केस में क्या हुआ था, शाहबानो का एक हस्बैंड थे उनके, अहमद खान, उन्होंने डिवोर्स ले लिया उनसे और उन्होंने डिनाई किया कि अब मैं इनको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। शाहबानो सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने मेंटेनेंस की जो है वो पिटीशन फाइल करी अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया फेवर ऑफ शाहबानो, ठीक है, इस ग्राउंड पर कि किस ग्राउंड पर, अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के ग्राउंड पर, ओके, जो कि अप्लाई होता है ऑल सिटीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, हर एक सिटीजन पर सीआरपीसी जो है, हमारा आईपीसी जो है वो बिल्कुल एक जैसा लागू होता है, ठीक है। बट मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए उस टाइम और ऑर्गेनाइज किए गए बाय द प्रोटेस्टर अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और प्रोटेस्टर का ये कहना था, ये कंटेंशन थी कि सुप्रीम कोर्ट को राइट नहीं है हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करने की, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम, बनने जा रही थी, ठीक है, न्यू इलेक्शन आ रहे थे, तो उसके कारण जो है वो इस मुद्दे को ज्यादा ना बढ़ाते हुए उन्होंने एक लॉ बना दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ठीक है, जिसने नलीफाई कर दिया जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। और ये एक्ट जो है वो ये कहता है, एक्ट स्टेट दैट डायरेक्टिव सॉरी दैट द एक्ट स्टेट दैट डिवोर्स मैटर द पर्सनल लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। यहाँ पर इस अधिनियम में ये कहा गया है, ये जो नया एक्ट बना दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, इसमें जो है ये कहा गया कि तलाक के मामले में पर्सनल लॉ जो है वो प्रिवेल का होगा, ठीक है। और इस एक्ट में ऑल्सो ये मेंशन किया गया था कि डाइवोर्स का मैटर होगा तो मुस्लिम मैन जो है वो उसको राइट, उसका जो है वहां पर ये कर्तव्य बनता है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेंटेनेंस देगा। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि वो तब तक इद्दत पीरियड उसका चल रहा है, जैसे कि डाइवोर्स की मैटर में 90 डेज इद्दत पीरियड होता है, वो उसी टाइम तक जो है वो डाइवोर्स देगा और उसके बाद जब उसका इद्दत पीरियड समाप्त हो जाएगा तो वो उसको मेंटेनेंस नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटी किसकी आएगी मेंटेनेंस देने की, तो वो शिफ्ट हो जाएगी वक्फ बोर्ड की, ठीक है। तो यही इस केस में जो है वो हेल्ड हुआ था, ठीक है। उसके बाद सरला मुदगिल का केस है, ठीक है। यहाँ पर देयर वाज एन एनजीओ जिसका नेम था कल्याणी, ठीक है। तो सरला मुदगिल जो थी वो प्रेसिडेंट थी कल्याणी एनजीओ की, ठीक है। उन्होंने केस लड़ा था मीना माथुर के लिए जो है वो उन्होंने केस लड़ा था। मीना माथुर के हस्बैंड जो थे जितेंद्र माथुर, ठीक है, उन्होंने हिंदू पर्सनल लॉ में पहले शादी करी थी, ठीक है। और जानते हैं कि एज पर द मुस्लिम प्रोविजन एक मुस्लिम मैन जो है वो शादियां कर सकता है, 4 वाइफ्स रख सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है। तो उन्होंने शादी करने के पर्पज से क्या कर दिया, जितेंद्र माथुर ने इस्लाम कन्वर्ट कर लिया और उस लड़की से जिसने उन्होंने शादी करनी थी उसने भी जो है वो इस्लाम जो है कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो सरला मुदगिल ने जो है वो फाइल करी एक केस की पिटीशन, एक केस फाइल करा है केस अगेंस्ट द जितेंद्र माथुर, ठीक है, इन कनेक्शन फ्रॉम द डिवोर्स फ्रॉम द एडवोकेट जितेंद्र माथुर, ठीक है, वाज गिवन द मैरिड अंडर द मुस्लिम लॉ विच परमिट द सेकेंड मैरिज, ठीक है। यहाँ पर जितेंद्र माथुर के एडवोकेट ने ये कहा कि जितेंद्र माथुर ने जो है वो मैरिज करी है मुस्लिम लॉ के अंडर और मुस्लिम लॉ जो है वो दूसरी शादी करने की अनुमति देता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट, ये जो अपनी जजमेंट दी वो मीना माथुर के फेवर में दी और ये कहा, ठीक है, और ये कहा इस्लाम, ये हेल्ड किया कि इस्लामिक लॉ जो है वो, इस्लाम लॉ जो है वो परमिट करता है फॉर मैरिज को, बट ठीक है, कि इस्लामिक लॉ जो है वो 4 विवाह करने की अनुमति देता है। लेकिन यदि आप शादी के पर्पज से अपना धर्म चेंज कर रहे हो तो ये इस लॉ का क्या है, दुरुपयोग है। फर्दर कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि हिंदू मैरिज में यदि शादी हुई है तो उसका डिसॉल्व भी हिंदू मैरिज में ही होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेल सच टाइप ऑफ मैरिज ऑल्सो क्वोटेड द यूसीसी, तो और इसी टाइम से जो है वो इस तरह के विवाह को रोकने के लिए जो है अदालत ने ये कहा था कि इसके लिए जो है यूसीसी आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ताकि सभी लोगों को जो है वो एक साथ जो है वो लॉ
का पालना करना पड़े और इस तरह से ये जो सिमिलर टाइप ऑफ जो मैटर हो रहे हैं, ठीक है, उसको उनको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, फिर है हमारा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट 2011 में। ठीक है, यहाँ पर ये बोला था स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंक्लूड किया जाता है मैनेजमेंट, कंट्रोल और फंक्शंस को। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 48 में बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को। आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को। ये बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो ऑर्गेनाइज करेगा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 ऑल्सो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप प्रोहिबिट करो कि जो भी पशुओं को मारा जा रहा है, गायों को मारा जा रहा है, बछड़ों को मारा जा रहा है और अन्य डेयरी पशुओं को जो है वो यहाँ पर उनको मारा जा रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ पर उनको जो है वो प्रोहिबिट करो। ठीक है, आर्टिकल 48 ए कहता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, स्टेट की ऑल नेसेसरी स्टेप ले। ठीक है, फॉर कि जो स्टेट है वो ऑल नेसेसरी स्टेप ले, ठीक है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इन्वायरमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ, एनिमल को। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट जो है वो नेसेसरी स्टेप ले फॉर इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, आपका 49 में दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की। आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट किया गया है पावर की, पावर है, ठीक है, कि स्टेट की कि वो देखभाल करेगा, ये ड्यूटी है दिस की स्टेट की वो देखभाल करेगा और प्रोटेक्ट करेगा मॉन्यूमेंट को इन हिस्टोरिकल प्लेस को। यहाँ पर स्टेट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि प्रोटेक्ट करे एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल जो 50 है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की। आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। यहाँ पर बोला कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है और गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी जुडिशरी को कहा जाता है। ठीक है, इफ यदि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर क्लैश ऑफ पावर हो सकती है, टकराव जो है वो हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर आर्टिकल 50 में जो है सेपरेट किया गया है जुडिशरी को फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हाउएवर हम देखेंगे कुछ एक केसेस या कुछ एक ऐसे मैटर आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करती है जुडिशियल फंक्शन को भी, जैसे कि अपॉइंटमेंट करना हो जजेस की, अपॉइंटमेंट करना हो एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, और ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दे आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और हाउएवर हम बात करें इन मैटर ऑफ पार्डनिंग एंड रिप्राइव, एग्जीक्यूटिव ऑल्सो एंजॉय करता है इस राइट को। ठीक है, आर्टिकल 51 में ये कहा गया है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। ये जो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रमोट करेगा इंटरनेशनल पीस को और सिक्योर करेगा अपने सिटीजन को। ठीक है, ये आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है स्टेट को कि प्रमोट करेगा पीस एंड सिक्योरिटी विद अदर कंट्री। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की वो मेंटेन करेगा गुड रिलेशन विद अनदर कंट्री। ठीक है, कि एक स्टेट के अच्छे रिलेशन होने चाहिए दूसरे कंट्री के साथ ताकि कल को कोई ऐसा ना हो, युद्ध जैसी स्थिति कोई पैदा ना हो। गुड रिलेशन विद अनदर कंट्री जो हेल्प करते हैं स्टेट को इन मैनी वेज। ठीक है, और देयर आर मेनी इंटरनेशनल लॉ है और ट्रिटी जो है वो साइन करे जाते हैं टू स्टेट के बीच में ताकि ये ऑब्लिगेशन है किसकी, स्टेट की, कि वो रिस्पेक्ट करे जो भी ट्रिटीज और जो भी इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट की ऑब्लिगेशन बनती है कि वो रिस्पेक्ट करे और ऑबे करे ऑल द ट्रिटी और अपनी इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है, और ऑल्सो ये कहा गया है कि इसमें ये कहा गया कि यदि दोनों स्टेट के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आर्बिट्रेशन की मदद से जो है वो इसको सॉल्व कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट जो है वो लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि मौलिक अधिकार जो है वो कोई भी कानून बनाते हैं सरकार की शक्ति को सीमित करते हैं। ठीक है, और
फंडामेंटल राइट लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट में जो है वो लिमिट बताई गई है पावर ऑफ गवर्नमेंट की। वाइल एनी लॉ, कोई भी लॉ बनाया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट डज नॉट हैव अथॉरिटी टू मेक लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। और यहाँ पर बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह का लॉ नहीं बना सकती जो कि इनकंसिस्टेंट हो विद द फंडामेंटल राइट। यदि है तो उसको जो है वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? गाइडलाइन है किसकी? स्टेट की, ताकि सर्टेन गोल्स को अचीव किया जा सके, ठीक है। और यदि इफ बोले फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट कर, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो पहले तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसके अलावा यदि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है तो आर्टिकल 32 में जाकर हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बट वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं होता, हम कहीं भी किसी कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। नाउ अ डेट आपको वही काफी ज्यादा डिबेट्स देखने को मिलेंगी जहां पर ये बोला जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, कोई भी यूज नहीं है। बट ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये इन्फोर्सिबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है, बट करंट सिनारियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है। काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा है हमारा डीपीएसपी, ठीक है। और एक केस है मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन का। इस केस में, इन दिस केस अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ सब्सिडरी है टू द फंडामेंटल राइट, बिकॉज फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, वाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है नॉट इन्फोर्सिबल इन लॉ है, ठीक है, इन कोर्ट ऑफ लॉ है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो विल रन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो रन ही होती है, ठीक है, कि चलती, ये जो नीति निर्देश के सिद्धांत है वो मौलिक अधिकार के अनुसार ही जो है वो चलेगा। बात करते हैं कि री केरला बिल, एजुकेशन बिल में, ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था कि ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट के बीच में, ठीक है। इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डायरेक्ट आपका फंडामेंटल राइट जो है वो आर कंटेम्पलेटरी है एंड सप्लीमेंट्री है टू ईच अदर। यहाँ पर कोर्ट ने फर्दर ये हेल्ड किया, ये कहा कि आपके फंडामेंटल राइट का अपना रोल है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो अपना रोल है, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या एक डायरेक्शन है स्टेट को कि आप गाइडलाइन, आप जो है वो न्यू पॉलिसीज बनाओ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, कुछ गोल अचीव करने के लिए जो है वो आप पॉलिसीज बना सकते हो, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि फंडामेंटल राइट आर नॉट द एंड ऑफ पाथ एंड द एंड आर द स्पेसिफाइड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर फर्दर कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि यू कैन नॉट गिव प्राइमेसी वन, आप जो है वो किसी को एक को जो है वो प्राइमेसी नहीं दे सकते। हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट नहीं। ये दोनों ही एसेंशियल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और हार्मोनी एंड बैलेंस जो है वो होना चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और इसके अलावा अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, यहाँ पर कोर्ट ने ऑल्सो हेल्ड किया कि कैन नॉट मेक एन डिस्टिंक्शन, इस तरह का किसी भी तरह का डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी अधिकार जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, कि कोई भी आपका प्रोविजन ये डिफरेंस नहीं बताता कि फंडामेंटल राइट जो है वो डिफरेंट है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। यहाँ पर बोला कि फंडामेंटल राइट का अपना डिफरेंट गोल है, वाइल जब हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, इसका अपना डिफरेंट गोल है। फंडामेंटल राइट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट, और डीपीएसपी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है। फर्दर कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, दैट डज नॉट मीन कि ये जो है वो किसी के भी सबऑर्डिनेट है, कि भले ही यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो किसी भी अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के भी सबऑर्डिनेट है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 12 से लेकर 35 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डील करते हैं किससे, ये डिफाइन करते हैं, किए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 में और पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51 में दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
और यहाँ पर डायरेक्शंस बताई गई हैं स्टेट को, ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। यहाँ पर बोला है कि दे आर नेगेटिव इन नेचर, बिकॉज यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है स्टेट को कि आप जो है वो ये पर्टिकुलर काम नहीं करोगे, आप ये पर्टिकुलर, आप इस आधार पर किसी भी सिटीजन के साथ बिहेव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो एक ये पॉजिटिव नेचर है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट की ये बोला कि ये स्टेट की जो है वो ड्यूटी बनती है, ठीक है, कुछ करने के लिए बोला जाता, तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव नेचर है ये डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बहुत अच्छे से जानते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है वो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रमोट करती है वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी को। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट डज नॉट रिक्वायर लेजिस्लेशन, कि आपको फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए जो किसी भी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं होती, कि आपको कोई नई पॉलिसी नहीं बनानी पड़ती। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए कोई लेजिस्लेशन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई किसी न किसी रेजुलेशन की जरूरत पड़ती। अब डीपीएसपी एंड अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। तो इफ द यूनियन गवर्नमेंट ऐसे चाहे, ठीक है, उनको ऐसे लगे कि वो उनको नीड है अमेंड करने की फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और टू ऐड समथिंग, देन पार्लियामेंट के पास यहाँ पर पावर दी गई है कि आप जो है वो अमेंड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो समथिंग जो भी आप करना चाहते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में विद द स्पेशल मेजोरिटी के साथ। और आपको काफी ज्यादा अमेंडमेंट देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, ये अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में। यहां पर पार्लियामेंट ने 4 अमेंडमेंट करी थी डीपीएसपी में, आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहां पर बोला था कि पार्लियामेंट हैज एक मिनट, अब ये क्या ओपन हो गया, ठीक है। हाँ, अभी लिखते हैं। आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट में ये बोला गया है, यहाँ पर 4 संशोधन किए गए थे, ठीक है। सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 39 है, में संसद ने, हमारी पार्लियामेंट ने लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य पर जो है एक दायित्व बनाया था, ठीक है। यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट ने ये ऑब्लिगेशन बताई थी स्टेट की, कि स्टेट की ऑब्लिगेशन बनती है, स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो सिक्योर करेगा और सोशल ऑर्डर को और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करेगा। आफ्टर द पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बाद एक नया आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 39A, ठीक है, जिसमें ये कहा कि ड्यूटी है स्टेट की कि वो प्रोवाइड करेगा इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने पार्लियामेंट में ये आर्टिकल इंसर्ट किया। इसके अलावा 48A भी इंसर्ट किया गया। यहां पर बोला कि स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ वाटर, एयर आदि को इंप्रूव करने के लिए जो है वो काम करेगा। ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंट को, ठीक है। 44th अमेंडमेंट हुई 1978 में, ठीक है। यहां पर ये बोला गया कि ये ऑब्लिगेशन है स्टेट की टू टेक ऑल स्टेप, ठीक है, कि वो ऑल स्टेप ले, ठीक है, कि सही कदम उठाए, ठीक है, ताकि असमानताओं को कम किया जा सके, इनइक्वालिटी को कम किया जा सके इनकम में और इंडिविजुअल, एंड गिव द फैसिलिटीज टू गिव अ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रिजाइड, मतलब अलग अलग एरिया में रह रहे हैं, तो आप जो है वो आय के, उनके आय में तो आपके स्टेप लो ताकि इनइक्वालिटी को खत्म किया जा सके, उनकी इनकम में जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है वो बताया गया था। 73rd अमेंडमेंट आई, ठीक है, यहाँ पर पंचायती राज को जो है वो ऐड किया गया। पंचायती अमेंडमेंट आई 76 1992 की, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 1992 की थी। एक टाइम पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो 1973 जो है वो पढ़ लिया था, तो यहाँ पर 1992 है ये, ठीक है। यहाँ पर बोला कि बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान पार्लियामेंट में ऐड किया गया है पंचायत इन पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है कि आप ऑर्गेनाइज करोगे
विलेज पंचायत, ठीक है। आईटीसी के अमेंडमेंट है, ठीक है, जिसमें कि आपके राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया, जहां पर ये बोला गया कि ये स्टेट की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि स्टेट प्रोवाइड करेगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उन बच्चों को जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में है, ठीक है। और यदि कोई भी स्टेट यदि फेल हो जाता है ना ऐसा करने के लिए, तो उसको स्यू किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में, ठीक है। उसके खिलाफ जो है किसी भी स्टेट के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। 97th अमेंडमेंट आई 2011 की, यहां पर 43rd बी को ऐड किया गया। यहां पर ये बोला कि जो कि रिलेट था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से, यहां पर ये डायरेक्ट किया गया स्टेट को कि आप ऑल नेसेसरी स्टेप लो ताकि प्रमोट किया जा सके वॉलंटरी फॉर्मेशन और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है, कि आप जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा दो, ठीक है। आर्टिकल 43B में बोला है। अब बात करते हैं, ये हमारा डीपीएसपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं आपका 51A, आर्टिकल 51A जो कि बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। यहां पर ये ड्यूटी बनती है ऑल सिटीजन की। सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है, फर्स्ट ड्यूटी क्या बनती है, हर एक सिटीजन की कि वो अवॉइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, रेस्पेक्ट करेगा आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। जैसे कि आपका नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, ठीक है। और सेकेंड बोला गया है कि वो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, ठीक है, जो कि इंस्पायर करते हैं अवर नेशनल स्ट्रगल को फॉर द फ्रीडम, की स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन यहां पर करना, ठीक है, सेकंड ड्यूटी है। थर्ड में बोला टू अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना सॉवरेनिटी को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन इंडिया को, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करना और डिफेंड करना कंट्री को, ठीक है। और जब भी आपको बुलाया जा रहा है देश की सेवा के लिए आप तत्पर रहेंगे, ठीक है। और फिर बोला गया कि प्रमोट करना हार्मनी को और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की भावना लेके आना, ताकि बोला जो कि धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं के लोग अलग अलग रहते हैं, ठीक है, उनमें आप सद्भावना और भाईचारे की भावना जो है लेके आएंगे। और क्या करोगे, ऐसे बोले जो कि ऐसे प्रथाएं चल रही हैं जो कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं, तो आप उन प्रथाओं का त्याग करोगे, ठीक है। अब फिर बोला है कि जो वैल्यू करोगे टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, और वैज्ञानिक सोच, मानवता और जांच में भी सुधार की भावना को विकसित करोगे, ठीक है। और प्रोटेक्ट करोगे, इंप्रूव करोगे इसको, नेचुरल एनवायरमेंट को इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। यहाँ पर ये ड्यूटी भी दी गई है कि आप जो है वो आप किसी भी तरह से पर्यावरण के साथ हनन नहीं करोगे, ठीक है, बल्कि प्रोटेक्ट करोगे। और ऐसे जीवित प्राणी हैं जिनकी जो कि लिविंग क्रिएचर है उनके लिए करुणा की भावना रखोगे। फिर बोला कि डेवलप करोगे साइंटिफिक टेम्पर, ये हमने देख लिया है, और ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। फिर बोला है कि सेफ गार्ड करना है आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को, और एब्जर वायलेंस, यहां पर बोला है हिंसा को आप त्याग दोगे, संपत्ति की रक्षा करोगे और हिंसा को त्याग दोगे। फिर आपका बताया गया है टू स्ट्राइव एक्सीलेंस, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन स्फीयर्स, इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो दैट द नेशनल कंसर्न कॉन्स्टेंटली रेज्ड टू द हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। यहां बोला है कि आप जो है वो सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधि करोगे, ठीक है, ताकि जो है वो राष्ट्र नियंत्रण, प्रयास और उपलब्धि के स्तर जो है पहुंच सके, ठीक है, मतलब उपलब्धि और डेवलपमेंट होती रहे नेशन की, ठीक है। लास्ट आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या दी गई है, ये ड्यूटी बताई गई है उन पेरेंट्स की, ठीक है, और उन गार्डियन की कि वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, ठीक है, एज अ केस में भी, ठीक है, कि ऐसे बच्चे जो कि 6 से लेकर 14 ईयर के हैं तो उनको आप जो है एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी दोगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो यहीं तक था, और इसके अलावा हमने डीपीएस भी कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी को भी जो है कंप्लीट कर लिया है, और हमारा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट सेशन में हम वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी हम एज पर द सिलेबस चल रहे हैं। हाँ, ये है कि बहुत ही डिटेल में हर एक चीज को डिस्कस नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये है कि जितना इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट को जानना, उतना जो है वो आपको करवाया जा रहा है। थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और इसके अलावा यदि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं
तो हो सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।